हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल DMLT स्टूडेंट बाय आज़ाद में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कोशिका ऊतक। जैसा कि स्टूडेंट आप सबको पता है कि पहले चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। DMLT का फर्स्ट ईयर का चैप्टर था जो कंप्लीट हो चुका था। तो उसके नोट्स जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप ग्रुप से या इंस्टाग्राम पे जुड़ रहे हैं तो उनको मिल गए होंगे। यदि नहीं जुड़ रहे तो अब जुड़ जाना स्टूडेंट, ताकि आपको पूरे चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। स्टूडेंट, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको राजस्थान पैरामेडिकल से आने वाले अपडेट एवं किस प्रकार का पेपर आता है ये सब कुछ आपको इसी यूट्यूब चैनल पे हम बताते रहेंगे। तो स्टूडेंट, इसका फर्स्ट टॉपिक आता है कोशिका। हम कोशिका के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले कोशिका की खोज रायबर्टूक ने 1665 में की थी। मानव कोशिका स्वतंत्र रूप से जीवन क्रिया को चलाने की क्षमता रखती है। कोशिका मानव शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई होती है। शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिका अलग अलग होती है, लेकिन कोशिका की मूलभूत संरचना समान होती है। कोशिका को नग्न आंखों से देखना असंभव है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की सहायता लेनी पड़ती है। कार्य की विभिन्नताओं के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति पाई जाती है, लेकिन कुछ संरचनात्मक गुण सभी समान पाए जाते हैं। इस प्रकार की कोशिका के आकार या आकृति में अंतर पाया जा सकता है, लेकिन इनके संरचनात्मक गुण सभी के समान पाए जाते हैं। शरीर में बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक टिश्यू का निर्माण करती हैं, लेकिन ये ऊतक ही मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर एक सिस्टम यानी तंत्र का निर्माण होता है। अगला टॉपिक आता है कोशिका संरचना। मानव कोशिका गोलाकार, आयताकार या लंबी आकृति की हो सकती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसका फर्स्ट कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका द्रव्य या केंद्रक। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली ये पतले झिल्ली के रूप में कोशिका के बाहर चारों तरफ स्थित होती है। इसका निर्माण प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फास्फोलिपिड द्वारा होता है। कोशिका द्रव्य की संरचना को बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को अग्नाशय ग्रंथि की लैग्रैन्ज दीपिकाओं के द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन बढ़ाता है। कोशिका झिल्ली ब्लड में न्यूट्रिएंट्स एवं ऑक्सीजन ग्रहण करती है और अपशिष्ट CO2 को बाहर निकालती है। स्टूडेंट, एक कोशिका की संरचना है। इसमें आप देख सकते हो राइबोसोम, साइटोप्लाज्मा, माइक्रोट्यूब्स एवं न्यूक्लियस कोशिका झिल्ली के कार्य। ये कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका के आंतरिक संरचनाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका की पारगम्यता को नियंत्रित करती है। कोशिका झिल्ली कुछ पदार्थ के अवगमन को नियंत्रित करती है, जिस प्रकार उदाहरण के लिए H2 और O2, CO2 एवं ग्लूकोज आदि का। इसके बाद आता है स्टूडेंट कोशिका द्रव अथवा जीव द्रव। साइटोप्लाज्मा ये जीवित कोशिकाओं को कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाले रंगीन कलरलेस चिपचिपा अर्धपारगम्य पदार्थ होता है। कोशिका द्रव्य जल 60 से 90% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। कार्बनिक पदार्थ में ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज सम्मिलित होते हैं एवं अकार्बनिक पदार्थ में फास्फेट, सोडियम, पोटेशियम एवं क्लोराइड सम्मिलित होते हैं। कोशिका द्रव में निम्न संरचना पाई जाती है, जिन्हें कोशिका अंग कहा जाता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। कोशिका द्रव में पाई जाने वाली संरचना। स्टूडेंट, अब आता है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली संरचनाएं। कौन कौन सी प्रकार की कोशिका द्रव के अंदर संरचना पाई जाती है। तो इसका फर्स्ट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, अंतःकेंद्रीय चालिका एवं गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम,
सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स एवं माइक्रोफिलामेंट्स, रेक्टिका एवं ग्रेन्युलस, ये सब कोशिका द्रव्य में की संरचना के अंदर पाए जाते हैं। इसका फर्स्ट आता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कोशिका द्रव्य में अंडाकार एवं रोड की आकृति की पाई जाने वाली छोटी छोटी संरचना माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। ये डायमीटर में 0.5 से 2.0 माइक्रोमीटर तक चौड़ी तथा 0.0 से 4.0 माइक्रोमीटर तक लंबी होती है। इसके द्वारा एटीपी का निर्माण होता है एवं संग्रहण किया जाता है, इसलिए इस कोशिका का शक्ति ग्रहण कहते हैं। ये एटीपी का निर्माण करती है और उसको संग्रहण करती है, इससे इसको पावरफुल कोशिका भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत पर आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेज एवं आंतरिक परत पर इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेज कहलाती है। जिस प्रकार स्टूडेंट आप इसमें चित्र में देख सकते हो कि जो बाहरी परत होती है इस आउटर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेज कहते हैं, और जो आंतरिक की परत होती है इसको इनर मेम्ब्रेज कहते हैं। ये आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेज आंतरिक सतह पर तह बनाती है, जिन्हें क्रिस्टलीय कहते हैं। तरल से भरी हुई कैविटी होती है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। इस मैट्रिक्स में डीएनए, आरएनए और राइबोसोम एंजाइम उपस्थित होते हैं। अब आता है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। एटीपी का निर्माण एवं संग्रहण करना एवं ग्लूकोज उपापचय करना है। इसके दो कार्य होता है, एटीपी का निर्माण करना और दूसरा था ग्लूकोज का उपापचय करना। स्टूडेंट बी वाला आ रहा है राइबोसोम। राइबोसोम एवं ब्राउन में सर्वप्रथम पादप कोशिकाओं में देखा है। रोबोट ने इन्हें राइबोसोम नाम दिया है। ये सर्वप्रथम उन्होंने पादप कोशिकाओं के अंदर देखा है, इसलिए फिर उन्होंने राइबोसोम नाम दिया है। ये कोशिका द्रव में पाए जाने वाले प्रोटीन की बनी होती है, छोटी छोटी संरचनाओं से बनी होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया से छोटे एवं गुच्छे के रूप में होती है। इन पॉलीब्रोसोम यानी कि पॉलीसोम कहा जाता है। इसके अंदर रिबोन्यूक्लिक प्रोटीन होती है, जिसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री या सेल इंजन भी कहा जाता है। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार का होता है, 70 सेकंड से 80 सेकंड। 70 सेकंड प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में तथा 80 सेकंड से यूकैरियोट कोशिकाओं में पाया जाता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम शॉर्टकट में ER भी बोल सकते हैं। ER कोशिका द्वारा विद्यमान नलिकाओं की एक श्रृंखला होती है। ये सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पहले इसमें चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरे खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। स्मूथ ER एवं रॉन्ग ER। डिफरेंस बिटवीन खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका एवं चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के बीच अंतर क्या है? खुरदरी ER सिस्टीन के रूप में पाई जाती है और नलिका संरचना के रूप में पाई जाती है। इसकी भित्ति होती है खुरदरी होती है और ये चिकनी वाली चिकनी होती है। इसकी भित्ति पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, इसकी भित्ति पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होते हैं और ये अवश्य पदार्थ तथा स्ट्रक्चर हार्मोन संश्लेषण करती है। इस प्रकार ग्लोबिट कोशिका एवं सुक्रोट कोशिका और इसमें आ गया लीवर कोशिका एवं पेशी में रेटिन कोशिका है। इसके बाद आता है गोल्गी उपकरण। ये साइटोप्लाज्मा में केंद्रक की सीमा पर पाई जाने वाली एक सूक्ष्म नलिका झिल्ली-नुमा संरचना होती है। इसका भौतिक और क्रियात्मक रूप से एंडोप्लाज्मिक रेटिनियम से संबंध होता है। ये कोशिका का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और लिपिड और पैकिंग द्वारा ट्रांसफर का कार्य करती है। इसके क्या कार्य? गोल्गी के उपकरण के कार्य: राइबोसोम का निर्माण करना, अग्नाशय रस एवं श्लेष्मा स्रावण करना, अंतरस्रावित ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्रावण करना। अब आता है राइबोसोम। ये अंडाकार एवं गोलाकार थैली
के समान तथा ग्लोजी उपकरण द्वारा निर्मित झिल्ली युक्त गोले होते हैं। इन्हें हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम पाए जाते हैं। इनमें हाइड्रोइलेक्ट्रिक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा के बड़े अणुओं को तोड़ने में सहायक होते हैं, जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ऑक्सीकृत होते हैं। ये विशेष परिस्थितियों में अपने अंत पदार्थ को भी पचा जाते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कभी कभी इसकी वजह से इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। जब ये थैली फट जाती है तो इंसान की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको आत्मघाती थैली कहते हैं। लाइसोसोम्स के कार्य, क्या क्या कार्य इसके? ऑटोलाइसिस, ओस्टियोजिनेसिस, अंतःकोशिका पाचन एवं स्वभक्षण। सेंट्रोसोम ये तंतुओं या धागे के समान चारों तरफ निकली हुई संरचना से घिरी होती है। इन्हें सेंट्रोसिस कहते हैं। इसकी आकृति छड़ के समान होती है। सेंट्रोसोम के कार्य विभाजन, माइक्रोट्यूबुलस एवं माइक्रोफिलामेंट्स। ये रोड के आकार के संरचना होती है। ये प्रोटीन से बनी होती है और कोशिकाओं का आकार प्रदान करती है। रिक्तिका, ये कोशिका में द्रव्य जगह जगह पर छोटे छोटे वायु या जल से भरे स्थान पाए जाते हैं, जो साइटोप्लाज्मा उपस्थित आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को कोशिका से बाहर निकालने में सहायक है। ग्रेन्युलस, कोशिकाओं में उपस्थित एक सूक्ष्म संरचना जिसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, कण कहलाते हैं। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती, जिनको कण कहते हैं। कोशिका के धूप में तपने के पश्चात त्वचा की इम्पेटिलिट कोशिकाओं में पिगमेंट वर्णक के कण उत्पन्न होते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद आता है केंद्रक। ये कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। केंद्रक की खोज का श्रेय रॉबर्ट ब्राउन को दिया जाता है। सर्वप्रथम केंद्रक को एंटोजन वॉन न्यूक्लेनोक ने मछलियों में RBCS में देखा। मानव शरीर की समस्त कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, लेकिन मनुष्य के आर्थ्रोसाइटिक यानी लाल रक्त कणिकाओं में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक के निम्न भाग होते हैं। केंद्रक के 4 भाग होते हैं: केंद्रक झिल्ली, केंद्रीय द्रव्य और गुणसूत्र एवं केंद्रिका। केंद्रक झिल्ली द्वारा साइटोप्लाज्मा न्यूक्लियस से अलग होता है तथा झिल्ली में वर्णात्मक रूप में सचित्र पाए जाते हैं, जिसके कारण विशेष पदार्थ इसके आर पार प्रवाहित होते हैं। केंद्रक कोशिका के सभी कार्यों का नियंत्रण करता है। केंद्रक के भीतर विद्यमान द्रव को केंद्रीय द्रव न्यूक्लियस प्लाज्मा कहते हैं। केंद्रक के भीतर धागेनुमा अवयव उपस्थित होते हैं, जो मुख्यतः प्रोटीन निर्मित होते हैं। कोशिकाओं की विश्राम अवस्था में धागे के इन गुच्छों को क्रोमेटिन एवं या गुणसूत्र कहते हैं। मनुष्य के आनुवंशिक लक्षण गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन पर निर्भर करते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। स्टूडेंट, मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर एक छोटी गाढ़ी गोल संरचना होती है, जो केंद्रिका कहलाती है। कोशिका के कार्य। कोशिका में जैविक क्रिया अपने विशिष्टताओं के रूप में स्वतः ही होती रहती है। ये क्रिया निम्न प्रकार है। पहले होती है श्वसन क्रिया। कोशिका के अंदर सभी जीवित कोशिकाओं एवं भोजन में ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन लेते हैं तथा CO2 ऑक्सीकरण का अपशिष्ट उत्पादन बाहर निकालती है। इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं, जो उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। उत्सर्जन। कोशिका द्वारा पोषक पदार्थ ग्रहण करने
तथा जीवन संबंधित अनेक क्रियाओं को फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ को निर्माण होता है, जिसके निष्कासन का कार्य कोशिकाएं कहलाती है। वृद्धि एवं क्षतिग्रस्त कोशिका। प्रत्येक कोशिका पोषक तत्वों को ग्रहण कर अपने आकार में वृद्धि करती है एवं आवश्यकता अनुसार क्षतिपूर्ति भी करती है। शरीर के भीतर क्रियाशील रहने के कारण इसके विभिन्न भागों में नियंत्रित वृद्धि तथा क्षतिपूर्ति की क्रिया पाई जाती है। प्रजनन। प्रत्येक कोशिका में प्रजनन अथवा उत्पादन का गुण पाया जाता है, जिससे यह अपनी संख्या बनाए रखती है और निम्न श्रेणी के जीवों में मात्र कोशिकाओं के 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जबकि उच्च श्रेणियों के जीवों में प्रजनन जटिल प्रक्रिया द्वारा होता है। स्टूडेंट्स, स्वांगीकरण, जो कि आज का अपना लास्ट टॉपिक रहेगा। स्वांगीकरण। प्रत्येक कोशिका पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका आत्मीकरण करती है तथा जटिल पदार्थों का निर्माण करती है। शरीर की कोशिका अनुकूलन पदार्थ का अवशोषण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है एवं विभिन्न कार्य संपन्न होते हैं। गतिशीलता। शरीर के अधिकांश कोशिकाएं रुधिर स्थित कोशिकाएं स्थिर होती हैं, पर कुछ कोशिकाएं गतिशील प्रदर्शित करती रहती है। उदाहरण के लिए श्वेत रक्त कणिका एवं लाल रक्त कणिका गतिशील रहती है, इधर से उधर चलती फिरती रहती है। उत्तेजनशीलता। जीवित कोशिका में स्पष्ट है उत्तेजनशीलता पाई जाती है, जिससे शरीर बाह्य उद्दीपनों को ग्रहण कर संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाता है। प्लीज स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को और कमेंट करके बताना कैसे लगी हमारी वीडियो, ताकि हम आगे वीडियो लेके आए।